सलाम मेरे अजीज पंखो, जिनपू स्टोरीज के एक और पार्ट के साथ में आ गई हूँ। ये वाली वीडियो मैंने बहुत अरसे बाद अपलोड की है। मुझे पता है मैं चैनल पे रेगुलर नहीं हूँ, मुझे पता नहीं क्या मौत पड़ गई है, मेरा दिमाग कम्प्लीटली बंद हो गया, मुझसे कुछ लिखा नहीं जा रहा, मुझसे कोई नई वीडियो नहीं बनाई जा रही, मैं जितनी मर्जी कोशिश कर लूँ। तो इसलिए मैं तुम लोग के लिए नई वीडियोस नहीं ला पा रही। आई एम सॉरी अबाउट दैट। चैनल को जिंदा रखने के लिए मैं ये आज की वीडियो अपलोड कर रही हूँ, जो कि 2 स्टोरीज है मेरे पास और दोनों स्टोरीज अच्छी हैं। और हेडफोन्स लगा लो, लाइट्स ऑफ कर दो, पॉपकॉर्न्स लेके बैठो और हम शुरू करते हैं। पहली स्टोरी में कहती हैं कि मेरा नाम अलीजा शाह है और मैं हैदराबाद सिंध से हूँ। यहाँ हैदराबाद में हमारी एक पुरानी हवेली है जो आज़ादी से पहले के टाइम की है। हमारी फैमिली में मेरे दादा परदादा वगैरह का ताल्लुक हमेशा से जन्नत से रहा है, जिस वजह से हमारी हवेली में जन्नत का बसेरा है। वैसे तो इस हवेली के 4 पोर्शंस हैं, पर मैं इस कहानी में सिर्फ हमारे पोर्शन की बात करूंगी। हमारे पोर्शन में 4 बड़े कमरे, 2 स्टोर रूम, 2 वॉशरूम, 1 किचन और 1 सहन था, जिनमें से एक पिछला कमरा हॉन्टेड है, जहाँ पर अम्मी हमें रात को सोने से मना करती हैं। उसकी वजह भी आपको जल्द ही मालूम हो जाएगी। 2018 में जब मैं 14 साल की थी और मैट्रिक में जाने वाली थी, तब मैंने अपने अम्मी अब्बू से एक सेपरेट रूम की जिद की थी, क्योंकि उससे पहले हम बहन भाई अम्मी अब्बू एक ही कमरे में सोते थे। मैं सबसे बड़ी थी बहन भाइयों में, तो अब्बू ने मेरी ये बात मान ली, पर मेरी अम्मी इस बात के खिलाफ थी। खैर, जैसे तैसे करके मैंने अपना रूम सेट किया। मैंने घर के सबसे पिछले वाला रूम चूज किया। न जाने क्यों मुझे उस रूम से एक अलग ही अटैचमेंट महसूस होती थी। वो कमरा अक्सर तेज गर्मियों में भी ठंडा होता था। जब मैं वहाँ उस रूम में शिफ्ट हुई तो पहले के दिन तो नॉर्मल गुजरे, कोई मसला नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए मेरी तबीयत में चेंजेस आना शुरू हो गए थे। मैं हमेशा कमरे में लाइट्स ऑफ करके रखती थी, चाहे दिन हो या रात हो। मैं कभी कभार ही रूम से बाहर निकलती थी। उसके साथ साथ मुझे उस रूम में एक मेरे जैसी एक लड़की और एक आदमी के होने का स्ट्रॉन्ग एहसास होता था कि जैसे वो आस पास ही हो। मुझे हमेशा ये फील होता था कि वहाँ कोई मुझे कॉन्स्टेंटली घूर रहा है। खैर, मैं इन चीज़ों को इग्नोर करती थी, क्योंकि मुझे उस वक्त ज़्यादा डर नहीं लगता था और ये मेरी जिद होती थी कि ये रूम मेरा है और मैं ही यहाँ की मालिकिन हूँ। फिर मैं अल्लाह का नाम पढ़ के सो जाती थी। मेरी रोज़ाना की रूटीन ऐसी बन चुकी थी कि मैं सारा दिन उसी रूम में रहती थी। ये बात मेरे पेरेंट्स को बिल्कुल पसंद नहीं थी, पर मैं ज़िद्दी थी और उनकी बात नहीं मानती थी। मेरे ऊपर जैसे किसी ने माइंड कंट्रोल कर दिया। जैसे दिन गुजरते गए, मैं जो महसूस करती थी वो अब पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ में बदलना शुरू हो गया था। मेरे कपबर्ड्स मेरी आंखों के सामने ही खुलते और बंद होते थे, जो कि इम्पॉसिबल है क्योंकि इनका लॉक खोलना पड़ता था। चीज़ें मेरी आंखों के सामने गुम हो जाती थी और फिर वहीं से मिलती थी। हैवी शो पीसेस अपने आप नीचे गिर जाते थे। ये सब होने के बावजूद मैं अपनी जिद पर अड़ी रही। मैं जब सोने जाती तो मेरा बेड नीचे से ऐसे हो जाता था कि मानो जैसे उसके ऊपर कोई बैठा हुआ हो। कभी कभार मुझे ऐसा महसूस होता था कि जैसे कोई मेरे बालों में हाथ डाल रहा है या मुझे टच कर रहा है। मुझे स्लीप पैरालिसिस होते थे और कभी एक लड़की जो मेरे ही जैसी, जो मेरे रूम के बीच में खड़े होकर मुझे घूर रही होती, मुझे रोज डरावने ख्वाब आते थे। मेरी मेंटल हेल्थ बर्बाद हो चुकी थी। मैं शदीद डिप्रेशन का शिकार हो गई थी और मेरी फिजिकल हेल्थ भी ठीक नहीं थी। मेरे दिमाग में सुसाइडल थॉट्स आते थे। ऐसा लगता था जैसे कोई रात को मेरे कानों में सरगोशी कर रहा हो और मेरे जहन में ये चीज़ें डाल रहा हो। मैं उस वक्त इतनी डिस्टर्ब हो चुकी थी कि मैंने स्कूल जाना भी बंद कर दिया था। इन चीज़ों की इंतहा तब हो गई जब एक मर्तबा मैं सोने गई तो मुझे फील हुआ जैसे किसी ने मेरे बैक पर जैसे किसी ने टच किया हो। वो जो भी था उसने मुझे बाकायदा उसकी फिंगर्स महसूस हुई। मैं इस चीज़ को अपना वहम समझकर सो गई, लेकिन जब मैं दूसरी सुबह उठी तो मेरी शर्ट जो मैंने पहनी हुई थी वो पीछे से ऐसे फटी हुई थी जैसे कि उसको किसी जानवर ने नोचा हो, और मेरी बैक पर भी स्क्रैचेस के निशान थे। उसके बाद मेरे कपड़ों का फटना आम सी बात हो गई थी। मेरे कई नए कपड़ों पर अजीब किस्म के कट्स होते थे जो यूजुअली बैक साइड पर ही होते थे। अब पानी सर से ऊपर जाने लगा था, तो ये बातें मैंने अम्मी को बता दी। उन्होंने मुझे फिर बताया कि मेरी दादी जब जिंदा थी तो उन्होंने अम्मी को इस कमरे के बारे में वार्न किया था कि दिन में चाहे कुछ भी कर लो, रात यहाँ कभी मत सोना। उसकी वजह पूछने पर उन्होंने बताया कि इस कमरे में उनके दादा जन्नत को खाना खिलाते थे और वो हर रात का खाना खाने के बाद एक बड़ा सा डंडा और 2 बड़े मिट्टी के बर्तनों में बचा हुआ खाना और हड्डियां लेकर उस कमरे में जाते थे। जैसे ही वो अंदर जाते थे, अंदर रूम से जानवरों जैसी आवाजें आती थीं, मानो जैसे जंगली इंसान आपस में खाने की वजह से लड़ रहे हों। दादा फिर अपने डंडे से उनको मारकर अलग अलग करते थे और जब तक वो जन्नत खाना खा नहीं लेते थे वो वहीं रहते थे और फिर खाली बर्तन लेके वापस आते थे। जो भी जन्नत थे उनके मुरीद थे, तभी वो उनको नुकसान नहीं पहुंचाते थे। उन जन्नत के खानदानों का बसेरा अभी भी उस रूम में था। इसके बाद अम्मी ने मुझे बहुत समझाया कि मैं वो रूम छोड़ दूं। आखिरकार मैंने अपनी जिद छोड़ दी, क्योंकि मुझे रियलाइज हो गया था कि मैं उन जन्नत के रहने की जगह पर रह रही हूँ जिससे उनको तकलीफ होती होगी। खैर, उसके बाद अब वो मुझे तंग नहीं करते, पर अभी भी उनका बसेरा उस रूम में है।
दिस इज़ रियली इंटरेस्टिंग। मुझे नहीं पता था कि आप जन्नात को खाना भी खिला सकते हो। दैट इज़ रियली इंटरेस्टिंग। और मुझे एक बात समझ नहीं आती, टिपिकल अम्मियाँ, लाइक अगर आपको पता है कि उस कमरे में कुछ है तो आप अपनी औलाद को पहले ही बता दो। नहीं, अम्मी ने नहीं बताया। अम्मी ने कहा नहीं, मेरी बच्ची इस चीज़ को भुगतेगी उसके बाद मैं बताऊंगी। दिस इज़ सो रॉन्ग मैन। अपनी औलाद को बता दो कि यहाँ ना जाओ और इसलिए मत जाओ। अगली और आखिरी स्टोरी की तरफ चलते हैं। ये कहते हैं कि ये 2018 की बात है, जब हम 4 साल बाद ओमान से पाकिस्तान गए। मेरी बड़ी खाला की ये स्टोरी है। उनको बचपन से ही असरात थे, उनको हमेशा कुछ ना कुछ नज़र आता था, फील होता था, और वो बचपन से ही इन चीज़ों का मजाक उड़ाती थी। कभी सीरियस नहीं लिया इन चीज़ों को। ऐसे ही एक दिन वो और मामू जा रहे थे बाइक पर। उन दोनों को कोई बंदा नज़र आया और उन दोनों ने बाइक साइड पर की तो ट्रक से एक्सीडेंट हो गया, जिसमें मामू को बहुत सारी चोटें आई, इवन उनकी फेस सर्जरी भी हुई और खाला की टांग कट हो गई थी ट्रक के टायर के नीचे आके। फिर उनकी शादी हो गई। जब उनका सेकंड बेबी हुआ तो हम घर में धुनी दिया करते थे। उनको ये सब पसंद नहीं था, उनमें हाजिरी हो जाती थी, हमने छोड़ दिया। फिर जब अब हम पाकिस्तान गए तो उनमें विजिबल हाजिरी आने लग गई। वो हाजिरी में बगैर टांग के चलने लग जाती थी। रात को 3 बजे खुद ही विदाउट फेक लेग चली जाती थी कि जैसे उनकी टांग है और उनकी टांग को कुछ हुआ ही ना हो। एक टाइम पर इतना खाना खा जाती थी जो कि एक आम बंदे के लिए आसान नहीं होता था। उनका एक आलिम से इलाज भी हो रहा था। खाला के घर में एक लड़की काम करती थी जो खाला से बहुत प्यार करती है। उस लड़की से उस आलिम ने आंख बंद करके कुछ देखने को कहा और वो मुसलसल उस पर कुछ पढ़ के फूके मार रहे थे। उस लड़की को कोई 2 चुड़ैलें नजर आई और कुछ नहीं। और जब ये प्रोसेस दूसरी दफा किया तो उसको कहा कि उन चुड़ैलों को गोश्त का पैकेट दे दो, लेकिन इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ा। वक्ती तौर पे वो ठीक हो गई, लेकिन बाद में फिर से हाजिरी आने लगी। हम बच्चों को उनके पास नहीं जाने दिया जाता था। एक दफा मेरा भाई चला गया था, उसको इतने गुस्से से अपने पास बुलाया उस दिन के बाद में हम में कोई नहीं गया उनके पास। उनके अपने बच्चे उनसे डरते थे और उनके पास नहीं जाते थे, हालांकि उनको खुद भी पता नहीं होता था कि वो क्या कर रही हैं। मेरी मामा और छोटी खाला हमेशा उनके पास होती थी और उनका ख्याल रखती थी। एक दफ़ा मेरी खाला ने उनका हाथ पकड़कर उंगली से क्रैक निकाला तो उनके अंदर हाजिरी आ गई और वो गुस्से से बोली कि मेरी उंगली तोड़ दी। छोटी खाला ने बोला मैंने तो बस हाथ पकड़ा है। बड़ी खाला ने उनको गिरेबान से पकड़ा और बोला कि मेरी उंगली तोड़ी तूने। मेरे खालू जो कि हाफिज कुरान है, वो जब खाला के पास जाते थे तो बार बार सूरह यासीन और सूरह रहमान पढ़ते रहते थे। एक दिन खाला ऐसे ही उठी और कहने लगी अपने हस्बैंड को कि ये मेरा दुश्मन है, इसकी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है, और अपने ही हस्बैंड का गिरेबान पकड़कर झिड़कने लग गई। तब भी उनके फेक लेग नहीं लगी हुई थी, लेकिन फिर भी वो बगैर फेक लेग के खड़ी हो गई थी। फिर हमने आलिम चेंज किया क्योंकि इस वाले से कोई फर्क नहीं पड़ा था। जब दूसरा आलिम आया तो पता चला इस रात तो पहले भी थे, लेकिन जो उनके घर में उनके कमरे का वॉशरूम है उसमें जिन रहते हैं। उन्होंने हमला किया है। जब खाला ने अपने कमरे की विंडो खोली थी रात को 2 बजे, तब उनको जन्नात ने जकड़ लिया था। मतलब घर में भी थे जन्नात, और जब खिड़की खोली थी तब भी बाहर से आ गए थे। तभी उनमें 2 जन्नात थे। हमने चिल्ला कटवाया, तब भी थोड़ा ठीक होने लग गई थी, लेकिन फिर भी वो बैठे बैठे हाजिरी में आ जाती थी। एक दिन मैं उनके पास अपनी कजन के साथ बैठी हुई थी, उनके अंदर हाजिरी आ गई। वो हम दोनों को घूरने लगी और डेथ स्टेयर दिया। मैं तो डर गई थी, लेकिन मेरी दूसरी कजन ने उनको संभाला और हमने आलिम को कॉल की। उसने कुछ आयात पढ़ना स्टार्ट कर दी और वो ठीक हो गई। अब भी उनको तावीज बांधा हुआ है तो हाजिरी नहीं आती, वरना जिस दिन तावीज उतर जाए उस दिन उनमें हाजिरी आ जाती है। नानों के घर या उनके अपने घर में जब वो होती हैं तो धूनी नहीं चलाते कि हाजिरी ना आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह वो बेहतर हैं और इस बात को अब 4 साल हो गए हैं। हम आज भी इस बात को सोच के डरते हैं कि हमने पता नहीं वो वक्त किस तरह फेस किया था। दिस इज़ वेरी स्केरी एंड आई एम हैप्पी कि वो बेहतर हैं। लेकिन जब भी इस तरह की कोई सिचुएशन आ जाए तो किसी पीर बाबा के पास जाने से पहले मेक श्योर के पहले तो बंदा दीन पर चल रहा है, 5 वक्त की नमाजें सुबह शाम के अस्कार कर रहा है, उसके बाद भी ये हो रहा है तो बेहतर है कि किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाया जाए। बंदे को कोई मेंटल इलनेस भी हो सकती है, अगर वहाँ से वो क्लियर हो जाता है तो देन गो फॉर बाबाज एंड स्टफ। लेकिन हमारा ये अलमिया है कि हम लोग सबसे पहले इन्हीं लोगों के पास जाते हैं और मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं। खैर, ये मेरी आज की 2 स्टोरीज थी। आई नो वीडियो बहुत शॉर्ट है, पर तुम लोगों को मेरे साथ थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। मेरे लिए दुआ करो कि मैं जल्दी बैंक के साथ वापस आऊँ। आज के लिए बस इतना ही था। अगर तुम्हारे पास कोई वीडियो है, कोई स्टोरी है, कोई एविडेंस है, कोई पिक्चर है तो उसको मुझे ईमेल करो यहाँ पे। और आज के लिए बस इतना ही था। मैं मिलती तुमसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।